देखिए, कल हम जजमेंट राइटिंग सिविल की देख रहे थे कि सिविल की मैंने आपको क्या कहा कि जजमेंट राइटिंग कब आएगी? जब पूरी प्रोसीजर, आप जजमेंट में पूरी प्रोसीजर लिखनी पड़ेगी। देखो, कल अपन ने देखा था प्रोसीजर के पार्ट में कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि कोर्ट का नाम है ना, कैसे आया, कोर्ट का नाम कैसे आया? हमने तीन सेक्शन पढ़े, सेक्शन 9, सेक्शन 6 और सेक्शन 15 to 20 आई। तब जाकर के हमें पता चला कि कोर्ट का नाम क्या है। फिर उसके बाद में दूसरा होता है प्लेंटिफ। नहीं, इस प्लेंटिफ का नाम जानने के लिए अपन ने क्या किया है? इस प्लेंटिफ का नाम जानने के लिए हमने क्या किया? ऑर्डर 1 पढ़ा कि भाई कौन कौन व्यक्ति प्लेंटिफ हो सकता है, सिंगल व्यक्ति कब हो सकता है, एक से अधिक व्यक्ति कब हो सकते हैं। ये प्रोसीजर कहाँ से पता चली? वर्सेज रेस्पोंडेंट यानी पार्टीज का पता हमें कब चला है? जब हमने ऑर्डर 2 को पढ़ा था। ठीक, इस पार्टीज के नाम में कई बार क्या होता है, जैसे नीचे लिखा आता है कि एक्स, ठीक है, सन ऑफ एज और रेजिडेंस। रेजिडेंस है ना। अब इस तीन चीजों के बाद में लिखा होता है थ्रू। थ्रू किसके द्वारा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, है ना। थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और फिर उसका नाम ए या जो भी होता है। तो कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है? आपका ऑथराइज एजेंट हो सकता है। कौन हो सकता है? या सॉरी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो हो ही गया, उसके अलावा ऑथराइज एजेंट होता है ना। थ्रू ऑथराइज एजेंट की विधिक, सॉरी, प्राधिकृत भी करता। जैसे कई बार बाहर गया हुआ है व्यक्ति, विदेश में है, और उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर है। अब मान लीजिए व्यक्ति विदेश में अमेरिका रहता है। अब वो तो हर तारीख पैसे पे यहाँ नहीं आ सकता ना। तो उसके लिए आपको ऑथराइज एजेंट अपॉइंट कर सकता है। ऑथराइज एजेंट का अपॉइंटमेंट कहाँ होता है? ऑर्डर 3 के अंतर्गत। ऑर्डर 3 रूल 2। आगे बात समझ में? और ऑथराइज एजेंट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? अपॉइंटमेंट कैसे होता है? दो तरीके से होता है, बाय पावर ऑफ अटॉर्नी, और अगर वो उसके बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है तो वो उसका क्या माना जाता है? क्योंकि बिजनेस में उसे ऑलरेडी अपॉइंटमेंट कर रखा है। वो अपॉइंटमेंट लेटर ही एक क्या होता है? पावर ऑफ अटॉर्नी। जैसे मान लीजिए मैं मुंबई में कोई बिजनेस कर रहा हूँ, उसके एक ब्रांच यहाँ जयपुर में है। अब मैंने आपका यहाँ ब्रांच का हेड आपको अपॉइंट कर दिया है। तो कहने का मतलब मैंने इस ब्रांच की पावर ऑफ अटॉर्नी आपको दे दी है कि इसके संबंध में सारे काम आप करो। ठीक, उसके बाद में कि आप केस क्यों ला रहे हो? रिकवरी सूट ला रहे हो किस चीज के लिए? धन की वापसी के लिए आप क्या कर रहे हो? रिकवरी। तो ये क्या है?
टाइटल कि कोज ऑफ एक्शन है, ये सिंगल कोज ऑफ एक्शन, ये दो भी हो सकते हैं कि सूट फॉर क्या, स्पेसिफिक परफॉर्मेंट एंड परमानेंट इंजेक्शन। आगे बात समझ में, तो एक से अधिक कोज ऑफ एक्शन भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ये बात कहाँ आ रही है, ऑर्डर 2 में आ रही है। ये बात कहाँ आ रही है, ऑर्डर 2 में आ रही है। तो ऑर्डर 1, 2 और 3 का नॉलेज होना जरूरी है कि नहीं है। किस चीज के लिए, केवल टाइटल के लिए। आगे, पिछले एडीजे का जो पेपर हुआ था, यानी इस एडीजे से पिछले एडीजे का जो जजमेंट राइटिंग आया था, वो किसके द्वारा, दोनों पक्षकारों के ऑथराइज एजेंट के माध्यम से डिसीजन करवाया था। आप नेट पे डालोगे ना, हाई कोर्ट की साइट खोलोगे, तो इसका नहीं, इससे पिछली बार के फोर्थ पेपर निकालोगे एडीजे का, तो उसमें दे रखा है उस प्रॉब्लम को पढ़ना कि वो दोनों पार्टीज मौजूद नहीं थी, किसके द्वारा था, ऑथराइज एजेंट के द्वारा था। ठीक है। अब इसके बाद में मैंने कहा था आपको पहला पॉइंट बनता है, फर्स्ट पॉइंट जो बनता है किसका, जजमेंट का। उस जजमेंट के फर्स्ट पॉइंट में प्लेंट आता है। ठीक, प्लेंट में क्या क्या होता है, प्लेंट में क्या क्या होता है, पहला पॉइंट ट्रांजैक्शन। प्लेंट में पहला पॉइंट किस चीज का होता है, ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन क्या होता है कि भाई मैंने आपको पैसे दिए, क्यों दिए। मैं मान लो दीपक मेरे को 10,000 रुपये उधार दे रहा है, क्यों दे रहा है, कि मैं रोड पे खड़ा था, परेशान था, मेरे को पैसों की जरूरत थी। नहीं, कि मैं रोड पे खड़ा था, परेशान था, और हेलो, गुड मॉर्निंग। बेटा कुछ चल रही है बेटा, एक काम करो, आप मेरे को व्हाट्सअप करो, मैं लिंक भेजता हूँ, है ना। कहाँ थे, कोज ऑफ एक्शन। तो सब नहीं, सबसे पहले क्या था, समयवार की बात कर रहे थे कि भाई मेरे को आपने पैसे क्यों दिए। आगे बात समझ में, आजकल, पहले क्या था कि चेक के केसों में एक प्रिजम्पशन दी हुई थी 139 में कि भाई आपने पैसा, चेक दिया है, सामने वाले के पास चेक है, तो ये माना जाएगा कि आपने पैसा लिया। आजकल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने इससे पैसे उधार लिए, अब दीपक काम यही कर रहा है, किस चीज का, पैसे उधार देने का, और मेरे से कहता है ब्लैंक चेक दे जाओ सर, तभी पैसे उधार दूंगा। मैंने इससे 10,000 रुपये उधार ले ली। अब दीपक ने क्या किया, आपको वो दिया 10,000 रुपये, वो चेक दिया जो खाली लिया था, और उसमें 2 लाख रुपए भर के आपने लगा दी। ठीक, चेक बाउंस हो गया, आपने नोटिस दी। अब पहले यही था कि प्रजम्पशन के बेस पे क्या कर देते थे, जजमेंट कर देते थे। अब सबसे पहले ट्रांजैक्शन देखने लगे, रिलेशन देखने लगे। तो मैं आपको जानता नहीं, ना आप मेरे को जानते, मैंने आपसे पैसे लेकर चेक कब दे दिया। तो आजकल जो सेक्शन 9 है, कौन सा, एविडेंस एक्ट, उसमें 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसमें एक पॉइंट किस चीज का है, रिलेशन बिटवीन पार्टीज, जिन्होंने ट्रांजैक्शन किया है, समयवार किया है। तो मैं अगर आपको पैसे उधार दे रहा हूं, अगर मैं आपको पैसे उधार दे रहा हूं, तो क्यों दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं
है। पर मैं पैसे इसलिए उधार दे रहा हूं कि हम एक दूसरे को जानते हैं। ऐसे कोई रुपया नहीं देता कि भाई मैं रोड पे खड़ा परेशान दिख रहा हूं, आपने पूछा कि भाई क्यों, वो कहता आप परेशान हो रखे हैं। तो वो कहे क्यों, वो कहे पैसों के लिए। वो कहे कोई बात नहीं, मैं दे रहा हूं आपको, लो आप चेक दो मेरे को। है पॉसिबल? उसके लिए क्या है कि एक बार एक आदमी का बिजनेस डूब गया, बहुत परेशान था, हर तरीके से हताश था। तो उस आदमी ने क्या किया, पार्क में बैठा हुआ था, तो तभी एक व्यक्ति आया, अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी, और उसके आके पास में बैठा और पूछा कि क्या बात है। तो उसने कहा कि सर, मेरा ऐसे ऐसे बिजनेस डूब गया और मेरे पास ऐसे ऐसे दिक्कत है। उस आदमी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, अच्छे सूट बूट में था, सारी चीजें। उसने चेक निकाला और एक चेक फाड़ के ब्लैंक उसको दे दिया, और उससे कहा कि मैं ये हूं, रतन टाटा हूं। अब रतन टाटा का नाम सुन करके आदमी क्या हो कि रतन टाटा ने मेरे को चेक दिया। अब वो आदमी अपने घर चला गया और उसने सोचा कि ये टाटा जी का चेक तो मेरे पास है ही, तो क्यों ना पहले मैं मेरे एफर्ट्स करके देखूं। अगर उसमें सफल हो जाता हूं तब तो ठीक है, अदरवाइज चेक तो है ही। उसने अपने एफर्ट्स किए और एफर्ट्स करने के बाद वो सफल हो गए। फिर वो उसी पार्क में बैठा हुआ था, तभी उसने देखा वो व्यक्ति जो चेक दिया था वो आ रहा था, और उसके पीछे दो आदमी और पकड़ रहे थे उसको। तो जब वो उन्हें पकड़ रहे थे तो उसने उन दो आदमियों को रोका कि भाई आप इनको क्यों रोक रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो, पकड़ने। तो उसने कहा कि साहब ये अपने आप को रतन टाटा समझता है और जो मिले उसको चेक मारते फिरता है। पागल हो रखा है। तो समझ गए कि रोड पे चेक कौन बांटेगा। तो इसलिए ट्रांजैक्शन का होना क्या है, जरूरी है। बिना ट्रांजैक्शन, बिना रिलेशन के आपका कोर्स क्या सूट स्टैंड करता ही नहीं। मैं आपको जानता नहीं, मैंने आपको पैसे दे दिए, किस चीज पे? ठीक है, हाँ मेरा फाइनेंस का काम है, हो सकता है। भाई मेरे से तो फाइनेंस का काम है, अगर मेरे पास इस चीज का लाइसेंस है फाइनेंस करने का। बैंक में क्या होता है, बैंक वाला कौन सा अपने को जानता है? वो कहा भाई डॉक्यूमेंट जमा करो, पैसे ले जाओ, चेक छोड़ जाओ। होता है कि नहीं होता? एक चेक बुक तो वो खुद ही बना करके आपके रख लेते, वो का साइन करके रख जाओ भाई। होता है कि नहीं? तो उस कंडीशन में हो सकता है। तो ध्यान रखना, पहला जो पॉइंट आपका जजमेंट का होता है उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन, व्यवहार होता है। फिर ट्रांजेक्शन के बाद में आपने पैसे दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब आती है? पैसों के बाद में दिक्कत कब आती है? जब आप उसको वापस मांगो। तो जब वापस मांगोगे तो एक दो बार तो व्यक्ति क्या कहेंगे कि दे देंगे दे देंगे। वो ये है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें अपने पैसे वापस मांगने के लिए भी काम बताना पड़ता है कि यार भाई मेरे को ये जरूरत है, इसलिए पैसे दे दे। नहीं, तो हमने जरूरत बताई, उसने फिर भी मना कर दिया, और लास्ट में उसने मना कर दिया कि भाई मेरे पास पैसा नहीं। ठीक। और जैसे उसने मना किया वैसे ही कोज ऑफ एक्शन अराइज। जैसे ही उसने मना किया वैसे ही कोज ऑफ एक्शन अराइज। समझ गए? पहले पॉइंट में ये भी आता है क्या, कोज ऑफ एक्शन अराइज क्यों हुआ। जजमेंट का जो पहला पॉइंट बनाओगे उसमें पहला चीज तो क्या आ गई, ट्रांजेक्शन। दूसरी चीज कॉज ऑफ एक्शन, यानी जो आपका कंप्लेंट परिवाद है ना,
सॉरी, वाद पत्र है, प्लेंट है, उसकी सारी डिटेल आती है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, कितने दिन में पैसे वापस ले सकते हो आप? लिमिटेशन क्या है, कब से? 3 साल, जब फिर से तीन का डाटा जैसे देता तीन है। था। उससे 3 साल में लिमिटेशन। आगे बात। चौथा, कोर्ट को जुडिक्शन है। पांचवा, सूट की वैल्यूएशन और कोर्ट फीस। सूट की वैल्यूएशन और कोर्ट फीस। और छठा, रिलीफ, कि अब आपको क्या चाहिए लास्ट में, कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए। आई बात समझ? तो ये 5 पॉइंट, 6 पॉइंट जो किसके हैं, कॉज ऑफ एक्शन के, वो आपको यहां बताने पड़े। यानी जो प्लेंट है वो आपके जजमेंट का पहला पॉइंट बनता है। नहीं, अब उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही प्लेंट पेश हो गया है, प्लेंट के बाद में आपको कोर्ट ने प्लेंट को रजिस्टर्ड कर लिया है, तो आपको 7 दिन में क्या करना पड़ता है, कंप्लायंस करनी पड़ती है। किस चीज की? कि जितने रेस्पोंडेंट है उतनी कॉपी किसकी, सफेद उस पे प्लेन पेपर पे, है ना, और सम्मन का खर्चा। कोर्ट की भाषा में इसको बोलते हैं तलबाना। आए बात समझ में? तलबाना, कोर्ट की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, तलबाना। कि भाई जितने रेस्पोंडेंट है उतनी कॉपी, और तलबाना कोर्ट में पेश होता है। क्या? सम्मन की जो फीस होती है उसको क्या बोलते हैं, तलबाना। ये कहाँ जमा होता है, कोर्ट में जमा होता है। कोर्ट में जमा होने के बाद में कोर्ट क्या करता है, सामने वाले को समन इशू करता है। कितने दिन में? कि जिस दिन प्लेन टैक्स। एक चीज ध्यान रखना, ये जब भी पीरियड बताओ तो स्टार्टिंग पॉइंट जरूर बताए। जैसे एक बार उन्होंने पूछा था, एक पेपर में, मैं आरजेएस मेंस में पूछा था कि इद्दत की अवधि क्या है। मोमडन लॉ में होती है बेटा इद्दत की अवधि। ठीक? कि इद्दत की अवधि क्या होती है? इद्दत की अवधि होती है कि मोमडन लॉ में जब महिला का डिवोर्स हो गया, तो उसके बाद में कि महिला गर्भवती है या नहीं है, उसका जो बच्चा है उसका पेटर्निटी तय करने के लिए भाई उसका पिता कौन है, इसलिए एक पीरियड को इन्होंने कहा कि इतने पीरियड तक महिला शादी नहीं कर सकती। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले कि अगर वो महिला, नहीं क्या, अगर वो है सॉरी, जैसे उसके एमसी आती है, तो 3 चंद्रमास, वो सॉरी 3 मास, कि भाई 3 मासिक सर्कल्स। अगर उसके नहीं आती तो 3 चंद्रमास, चंद्रमास जो मोमडन का लो का कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग। और अगर पति की मृत्यु से विवाह का विघटन हुआ है तो 4 महीने और 10 दिन। किस दिन? बस स्टार्टिंग पॉइंट, जिस दिन डिवोर्स इरिवोकेबल हुआ है, जिस दिन डिवोर्स इरिवोकेबल हुआ है, अप्रतिसंधन नहीं हुआ, उससे। अब वो एक स्टूडेंट ने ये सारी बातें लिखी लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लिखा, तो वो 3 में से आधा नंबर दिया। कितना नंबर दिया? आधा नंबर। फिर उसने मेरे को कहा देखो सर मैंने तो ये सारी चीजें लिखी है फिर भी। तो फिर मैंने कहा बेटा स्टार्टिंग पॉइंट बताओ, ये 3 महीने कहाँ से शुरू हो रहे हैं?
4 महीने और 10 दिन कहाँ से हो रहे हैं? अरे बात समझ में। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई भी चीज का उत्तर दो कि भाई इतना पीरियड, कौन सा पीरियड, उसका स्टार्टिंग पॉइंट जरूर बताया कि यहां से लेकर के यहां तक। नहीं कि भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, अब हम क्या कहेंगे, जिस दिन शपथ लेता है राष्ट्रपति की उससे 5 ईयर। और हम क्या बोलेंगे, आदत क्या है, 5 साल। कब से? आज से। आगे बात समझ में। तो हमेशा जैसे राज्यपाल का कितना कार्यकाल होता है, और कब से नियुक्त किया जाता है बेटा? राज्यपाल का अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है। तो जिस दिन से राज्यपाल नियुक्त किया गया उस दिन से, या फिर राष्ट्रपति के प्लेजर पे डिपेंड करते हैं, है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई भी क्वेश्चन को आप तैयार करो, अभी हैबिट में डालो। और ये स्पेशली सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट इंटरव्यू में देते हैं। जब आपको इंटरव्यू में पूछता है ना, तो बड़ा नेगेटिव जाता है, तो वहां पर थोड़ा सा, तो अभी से आप आदत डालोगे तो धीरे धीरे ये चीजें आपकी क्या हो जाएगी, पॉइंट में आ जाएगी। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम की हम बात करें, एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम में हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है 3 घंटे कि हम नई बात सोच ही नहीं सकते। आप खुद सोचो कि पेपर देने जाते हो, पेपर दे करके बाहर आ जाते हो, और अपने मन में सोचते सोचते 2-3 क्वेश्चन गलत कर लेते हो, सेंटर से बाहर आते हो, अरे यार ये गलत हो गया। अरे भाई अभी भी थोड़ी देर पहले अंदर ही था, ये दिमाग पहले क्यों नहीं आया? उसका रीजन होता है एग्जाम का प्रेशर। कि जब आप किसी चीज को पाने के लिए जा रहे हो, तब तो डर लगता है। तो डर लगता है तो हमारा सोचने का क्राइटेरिया छोटा हो जाता है। भाई डर सोचने की क्षमता को क्या करता है, कम कर, नहीं। और अगर डर नहीं लगता तो, एक बार मैं ईओ का पेपर देने गया था, आरपीएससी ले रही थी, और जीके आता था, ठीक। अब मैंने जाकर के वो पेपर किया, और पेपर करने के बाद में मैं उसको काले कर रहा था। किसको? ओमार सीट को। तो उसने, एग्जामिनर ने पूछा कि यार आप बिना देखे क्यों कर रहे हो? मैं कहा, देखने से भी कोई फायदा नहीं है। नहीं, देख करके और बिना देखे एक जैसी चीज है, बराबर है। नहीं कि मैं कहा इसको खोल खोल के यूं देखूंगा तो भी मेरे को तो बढ़नी है। आगे बात सुन। लेकिन दोबारा जब जेईओ का इंटरव्यू हुआ, तो डिपार्टमेंट ने लिया था पेपर, और लो बेस पे हुआ था, उसमें मैं इंटरव्यू देने गया था। आगे बात समझ। तो बात क्या है, जब आप पाने जाते हो तो डर लगता है, नहीं पाने जाते हो तो। मेरा एपीपी में सिलेक्शन हो गया था, फिर मेरा जेएलओ का इंटरव्यू था। तो मैं जब जेएलओ का इंटरव्यू देने गया, तो मैं बिल्कुल फ्री था, मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब जेएलओ का इंटरव्यू दे रहा था, तो मेरा सबसे आखिरी में नंबर था, एपीपी में सबसे पहले नंबर था बैच में, है ना, और उसमें सबसे आखिरी में था। तो जब आखिरी कैंडिडेट चला गया, तब मेरे दिमाग में एक बात आई। मैं क्या यार, अगर फेल हो गए तो जवाब क्या देंगे कि सर एक जेलो भी नहीं बन पाई। नहीं, फिर वो 15-20 मिनट डर लगना शुरू कर दिया, नहीं मैं सिलेक्शन तो होना चाहिए, चाहे ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। फिर वो इंटरव्यू देने गए, तो इंटरव्यू में भी वही डर अंदर था। फिर वो इंटरव्यू हुआ, फिर सिलेक्शन भी हुआ।
लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि जब मैं ये सोच के गया था कि नौकरी तो लग रही है, जेलों बंद करके अपन क्या लेंगे, तब तक कोई डर नहीं था। लेकिन लास्ट के 15 मिनट मैंने सोचा कि कम से कम सिलेक्शन तो होना चाहिए। ज्वाइनिंग नहीं करेंगे वो बात की बात है। नहीं, तो बात वही है कि डर होता है उसकी वजह से। तो ये चीजें आप अभी ही अपनी प्रैक्टिस में क्या कर लो, डालना शुरू कर लो। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम जिसका भी पीरियड पूछते हैं, टाइम तो बता देते हैं लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताते। तो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बनाते तो 3 में से आधा नंबर दे दिया, ज्यादा दे दिया कि नहीं दे दिया? तो एक हिसाब से तो ज्यादा दे दिया कि नहीं दे दिया? तो मैंने कहा यार आधा तो ज्यादा है, इस हिसाब से तो 0 देना चाहिए था। तो ये चीज ध्यान रखना, स्टार्टिंग पॉइंट को जरूर ध्यान में रखना। अब सामने वाले के पास सम्मन चला गया, ठीक। सम्मन का जजमेंट में कुछ नहीं लिखना होता। नहीं, सम्मन के बारे में जजमेंट में कुछ नहीं है। सम्मन एक प्रोसीजर है कि सामने वाले को इंफॉर्मेशन करना कि भाई साहब, ये भाई साहब आए हैं और आपसे पैसे मांग रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये आकर के करो। अब वो क्या करता है, इसका जवाब देता है, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? रिटर्न स्टेटमेंट बोलते हैं जवाब। ठीक। जवाब किस चीज का देता है? प्लेन का, पहले प्लेन। अब हर पॉइंट का वो जवाब देता है। पहले पॉइंट का जवाब देता है कि साहब ये बात पार्टली ठीक है। पार्टली ठीक का मतलब कि भाई हम एक दूसरे को जानते हैं, पड़ोसी हैं, कलीग हैं, मित्र हैं, जो भी है, जो रिलेशन की बात कर। लेकिन ये बात गलत है कि ये मेरे को कोई पैसे उधार थे, इसलिए मेरे को कोई पैसे उधार नहीं। नहीं, न तो 10,000 रुपये उधार दिए और न अन्य कोई राशि उसने मेरे को। अगर आप ये कहते हो कि साहब 10,000 रुपये नहीं दिए, तो इसका मतलब 20 दिए। दिए तो है। तो हमेशा डिनाइल कंप्लीट किया जाता है कि न तो 10 दिए, न अदर कोई अमाउंट मेरे को दिया। आगे बात समझ। ये यहां पर डिनाइल करते हैं, पार्टली डिनाइल करते हैं। दूसरा, कि जब पैसे दिए ही नहीं मेरे को, तो मैं वापस क्यों दूंगा? तो इनका कोज ऑफ एक्शन अराइज होता है। ये बात सरासर झूठ है, अस्वीकार। ये जो 3 पॉइंट होते हैं ये लीगल होते हैं। ठीक। जब आपको लगता है कि लिमिटेशन में नहीं है, तो आप इसको लिखोगे अस्वीकार है, क्योंकि मामला लिमिटेशन के अंतर्गत नहीं। और अगर सारी चीजें कंप्लायंस हो रही हो, तो हम ये कह देते हैं कि पॉइंट नंबर 3, 4 और 5 क्या है, लीगल है, इसलिए जवाब देने की जरूरत है ही। आगे बस। छठा पॉइंट रिलीफ का होता है। तो हम वहां यहाँ पे डिनाइल करते हैं कि परिवादी किसी भी प्रकार के रिलीफ का हकदार नहीं है, इसलिए इसका जो प्लेंट है वो क्या किया जाए, रिजेक्ट किया जाए, और विथ हैवी कॉस्ट, है ना, कि खर्चे के साथ में क्या किया जाए, खारिज किया जाए। ठीक। अब ये जो प्लेंट क्या था, आपका फर्स्ट पॉइंट बनना था जजमेंट का। सेकंड पॉइंट क्या होता है, आपका रिटर्न स्टेटमेंट। आपका क्या होता है सेकंड पॉइंट, रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट में हम सारी बातें लिखते हैं कि प्रतिवादी यानी रेस्पोंडेंट ने अपने रिटर्न स्टेट में प्लेंट को रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट करने के बाद में इसने क्या किया, ये कथन किया कि मैंने कोई पैसे उधार नहीं लिए, ये झूठा मुकदमा है, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको क्या किया जाए, खारिज किया जाए, और विथ कॉस्ट, और मुझे खर्चा दिलाया जाए। कहा जा रहा हूँ
ठीक। अब ये दो पॉइंट के बाद में जो तीसरा पॉइंट आता है उसको हम बोलते हैं इश्यूज। क्या बोलते हैं? इश्यूज। सिविल का सबसे टफ काम यही है। सिविल के जजमेंट का सबसे टफ काम यही है। ठीक। अब यहां केवल आपको एक्सरसाइज करोगे तब इशू निकलना आता है। सिविल के जजमेंट में सबसे पहले देखो, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी रिलीफ को इशू मत बना कि क्या वादी प्रतिवादी से 10,000 रुपए प्राप्त करने का हकदार है, क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का हकदार है, क्या परमानेंट इंजेक्शन का हकदार है। ऐसा इशू देखते वो जीरो टिकाता है। तो पहली चीज अपने दिमाग में ये डाल लेना कि इशू बना रहे हो तो रिलीफ का कोई इशू नहीं बनता। इशू जैसे मान लीजिए जब हम बना रहे हैं तो पहली चीज ये देखेंगे कि फर्स्ट पक्षकार ने कोई बात कही है और सेकंड ने डिनाइल की। तो फर्स्ट पक्षकार क्या कह रहा है और दूसरा क्या कह रहा है, आ गया इशू। हमेशा इशू को जब निकालना हो तो ये देख लो कि पहला जिस बात को कह रहा है और दूसरा जिस बात को मना कर रहा है वो क्या है, इश्यूज। आगे बात समझ में। और ऑर्डर 14 रूल फर्स्ट भी क्या कह रहा है। अब देखो यहां इश्यू दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, इश्यू ऑफ फैक्ट और इश्यू ऑफ लॉ। तो पहला इश्यू ऑफ फैक्ट और इश्यू ऑफ लॉ। इश्यू ऑफ फैक्ट और इश्यू ऑफ लॉ में क्या फर्क है समझ। जैसे इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन है, इश्यू। ठीक। दूसरा लिमिटेशन का या कोर्ट फीस का। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुई, मेरे और आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट, मैं ये कहता हूं कि आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट हुई और मैं ये कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई, तो ये इश्यू ऑफ फैक्ट। मैं ये कहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट हुई लेकिन मैं उस वक्त नशे की हालत में था, शराब पी रखी थी, मेरे ने कुछ नहीं पढ़ा, केवल मेरे से साइन करा। तो इश्यू ऑफ लॉ कि कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड और नॉट। तो मैं क्या कह रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट हुई है, कॉन्ट्रैक्ट पे मेरे साइन एडमिट कर रहा हूं मैं इस चीज को, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैसे करवाई है मेरे से, नशे की हालत। तो दिस इज पॉइंट ऑफ कि कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड और नॉट। इसी प्रकार जैसे मैं ये कहूं कि एक्स ने वाई को क्या किया है, अडॉप्ट किया है, और सामने वाला कहता है कि कोई अडॉप्शन नहीं है। दिस इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये अडॉप्शन ही गलत है, क्योंकि जब उसके बेटा था, पोता था, तो वो दूसरे लड़के को कैसे गोद ले सकता था। तो हम किसको चैलेंज कर रहे हैं, अडॉप्शन को तो मना ही नहीं कर रहे हम भाई, अडॉप्शन को तो हम खुद एडमिट कर रहे हैं। हम तो इस चीज को कह रहे हैं कि अडॉप्शन, जब ऑर्डर 8 पढ़ते हो आप, उसमें क्या रहा है कि अगर आप ये मना कर रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई,
तो इसका मतलब यही है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज कर रहे हो, उसकी लीगलिटी को चैलेंज नहीं कर रहे। आ रहा है कि नहीं है? तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक, एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, आगे बात समझ में, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तो जैसे पहला आपका इशू बना कि क्या इसने पैसे उधार दिए। अब देखो, जब पैसे उधार दे रहे हैं तो हवा में तो होता नहीं, या तो कोई प्रोमिसरी नोट लेते हो आप, आगे बात समझ में, या कोई चेक लिया है आपने, नहीं, या कोई प्रोनोट होता है, नहीं। प्रोनोट और प्रोमिसरी नोट में क्या फर्क होता है? प्रोनोट और प्रोमिसरी नोट में क्या अंतर होता है? प्रोमिसरी नोट क्या होता है? बिल्कुल सही। प्रोमिसरी नोट होता है कि जैसे मान ले मेरे ऊपर कोई भी धन संबंधी लाइबिलिटी, मैंने आपसे 10,000 रुपये उधार लिए, तो मैं ये लिख करके देता हूं कि भाई मैंने आपसे 10,000 रुपये उधार लिए हैं और इतनी तारीख तक मैं आपके पैसे लौटा दूं, और इस पर मैंने साइन करके आपको दी। और अगर मैंने ये लिखा कि मैंने आपसे 10,000 रुपये उधार लिए हैं और साइन करके आपको दे दिए, तो प्रोमिसरी नोट है। ध्यान रखना, रिटर्न करने की बात होना जरूरी है। मैं ये कहता हूं कि 10,000 रुपये मैंने आपसे उधार लिया, जो मैं इस तारीख तक आपको लौटा दूंगा, दिस इज, आगे का सेंटेंस ये भी हो सकता है कि 10,000 रुपये उधार लिए और अब मैं कभी नहीं दूंगा। आगे, तो प्रोमिसरी नोट के अंतर्गत सबसे बड़ी बात होती है कि पैसे वापस लौटाने की बात की। आपने अगर ये बात भी नहीं लिखी कि मैंने 10,000 रुपये उधार लिए, और मैं अगर ये लिखता हूं केवल कि मैं दिनांक इतनी तारीख को आपको 10,000 रुपये दे दूंगा और साइन कर दिए, तो भी प्रोमिस। तो प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है पैसे देने की बात कर रहा हूं, ये एडमिट नहीं कर रहा हूं कि मैं पैसे, वो तो लिख दो तो लिखो, नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, लेकिन पैसे देने की बात होनी चाहिए। इसको बोलते हैं हम, अगर दो विटनेस के सामने हो तो, यही बात अगर दो विटनेस के सामने लिखी जाए और विटनेस के सिग्नेचर कराए जाए तो इसको बोलते हैं प्रोनोट। स्लो नोट हो जाएगा तो। आगे बात समझ, प्रोमिसरी नोट और प्रोनोट में क्या अंतर है? कि आपने जो प्रोमिसरी नोट लिखा और मेरे को साइन करके दे दिया, ये तो प्रोमिसरी नोट हो गया। और अगर उस पर मैंने दो गवाहों के साइन और करवा लिए, तो वो क्या हो गया? प्रोनोट हो गया। दोनों में अंतर समझ में आ गया? तो अब क्वेश्चन क्या है कि भाई इसने इससे 10,000 रुपये लिए और बदले में क्या किया? प्रोनोट का एग्जीक्यूशन किया, है ना? ये आपका पहला इशू हो गया। ठीक, उसके बाद में दूसरा इशू क्या होता है? रिलीफ। दूसरा इशू, रिलीफ का अपने आप इशू बन जाता है, उसका अलग से बनाने की जरूरत नहीं है कि क्या ये 10,000 रुपये ब्याज सहित प्राप्त करने का हकदार है। केवल इशू क्या है कि इसने 10,000 रुपये उधार लिए और बदले में क्या किया? प्रोमिसरी नोट का, वो सॉरी, प्रो नोट को क्या किया है? एग्जीक्यूट। प्रो नोट से क्या होता है? प्रूफ करना इजी हो जाता है। क्या? ये दो विटनेस साबित कर देता है कि हमारे सामने ये प्रो नोट एग्जीक्यूट हुआ था। और प्रोमिसरी नोट में फिर आपको उसका एफएसएल करवाना पड़ता है, किसका? उसके सिग्नेचर का, कि ये सिग्नेचर उसी व्यक्ति की। अब
आपका जो सबसे टफ काम आएगा जजमेंट में, जो सबसे टफ काम होता है वो क्या होता है? इशू डिसाइड। सिविल में सबसे जो भी टफ आता है वो क्या आता है? इशू डिसाइड। नहीं, इशू अगर डिसाइड करना आ गया तो ये बात मान के चलो कि आपकी जजमेंट राइटिंग सबसे अच्छी। सिविल और क्रिमिनल में वर्डिक्ट। क्रिमिनल में क्या? वर्डिक्ट। ठीक। अब देखो, इशू डिसाइड हो जाते हैं, उसके बाद क्या प्रोसीजर होती है? उसके बाद में प्रोसीजर होती है कि लिस्ट ऑफ विटनेस पेश करना होता है। किनको? जो भी पार्टीज, रेस्पोंडेंट और डिफेंडेंट, दोनों को अगर क्या करना होता है, अपनी लिस्ट ऑफ विटनेस कोर्ट में पेश करना। कितने दिन में? 7 दिन में, है ना? फिर उसके बाद में कोर्ट आगे प्रोसीजर स्टार्ट करता है। ठीक। उसमें जो लिस्ट ऑफ विटनेस आई है, सिविल में क्या होता है कि ज्यादातर पार्टीज ही कोर्ट में ले आती है। किसको? विटनेस। और मान लो पार्टीज नहीं आती तो उन्हें समन इशू करवाया जाता है। भाई साहब जेल में है तो जेल से बुलवाया जाता है। अब जेल से वो अकेला थोड़ी आएगा तो भाई वो उसे कहेंगे ले कपड़े पहन और जा। 2 आदमी और आते हैं साथ में लेकर के। और कई भाई साहब तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फुल प्रोटोकॉल मिलता है। आगे बात समझ में? इतना प्रोटोकॉल मिलता है कि जैसे अजमेर से गाड़ी निकलती है और जयपुर जे कोर्ट में अगर उनको पेश होना होता है तो बीच में जितने थाने हैं उनकी गाड़ी उस क्षेत्र के लिए प्रोटोकॉल के लिए तैयार खड़ी मिलती है। फिर भाई साहब यहाँ पहुंचता है सेलिब्रिटी की तरह। आगे ये सेलिब्रिटी लोगों को दिखा करके बेवकूफ बनाया जाता है। जेल एक तो जेल ही होती, क्या सेलिब्रिटी? नहीं। लेकिन बच्चों को ये लगता है, नए बच्चों को अपराध में रील बना बना के डालते हैं कि देखो कि एक अपराधी के एसपी प्रोटोकॉल देते हुए लेके जा रहा है। नहीं भाई, पढ़ा तो जेल में ही है, फ्यूचर तो वही है। नहीं, तो जेल की जिंदगी ज्यादा अच्छी, चाहे कितनी सुविधाएं मिल जाए, वो अच्छी होती है क्या? लेकिन नए बच्चे हैं और वो देखो। नहीं। और रहे से में ये जो रेपर हैं, ये ऐसे गाने गाते हैं हरियाणा वाले कि बस कि अपने को तो क्रिमिनल ही बनना है। नहीं, तो ये गलत है और समाज में गलत मैसेज देते हैं, ऐसों को तो बैन कर देना चाहिए। नहीं भाई, नया बच्चा है, नया खून होता है और नए हार्मोन्स क्या होते हैं उसमें बनते रहते हैं। तो जैसा आप उसको सेट करते रहोगे बच्चा वैसा होता जाए। नहीं। कहाँ थे हम? अगर आप लॉरेंस बिश्नोई की स्टोरी पढ़ो तो भी ये भी सीधा साधा था, लेकिन आज उसको पूरा भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना दिया। तो ये क्या है? ये रैपरों के गाने ही हैं जो नए नए बच्चों को क्रिमिनल बना रहे हैं। और नहीं तो आप ये मानो कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकियां दे रहे हैं कि मैं लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बोल रहा हूँ। लॉरेंस बिश्नोई बेचारा जानता नहीं है। नहीं, कि लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बोल रहा हूँ। ऐसे कई केस तो मेरी कोर्ट में चल रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की धमकी वाले, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का और उनका कोई संपर्क ही नहीं है, लेकिन उसकी आईडी बनाई, फोटो डाली और गल्ला कि लॉरेंस बिश्नोई मांग रहा है पैसे। तो कहाँ थे हम? इशू।
तो फिर इशू के बाद में क्या होता है कि लिस्ट ऑफ विटनेस पेश करनी होती है। कोर्ट या तो पार्टीज जो होती है वो कोर्ट में लिस्ट ऑफ विटनेस पेश कर देती है, ठीक। और अगर लिस्ट ऑफ विटनेस कोर्ट में पेश हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो सॉरी, अगर पार्टीज नहीं ला पा रही हैं तो उसके लिए समन इशू कराती है। समन की वही प्रोसीजर होती है, क्या, ऑर्डर 5, कि उसके साथ में हमें समन की सर्विस की फीस देनी होती है। आगे बात समझ। इसके लिए बेटा 5 तो कंप्लेनेंट के लिए, रेस्पोंडेंट के लिए, इसके लिए 60। हाँ इनको सर्विस करने का कहा है वो 16A, प्रिजनर 16A है। और विटनेस को सम्मन करने का, क्योंकि वहां तो कॉपी वगैरह दिलवाई जाती है ना, है ना, इसलिए विटनेस को तो सम्मन मेल के थ्रू भी कर सकते, व्हाट्सएप भी कर सकते, ठीक है। अब इशू डिसाइड हो गया विटनेस, अब विटनेस कॉल हो गए, ठीक। फिर हम चौथा जो पॉइंट बनाते हैं वो प्रत्येक इशू का डिसीजन लिखते हैं। प्रत्येक इशू का क्या लिखते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट इशू था उस पर हम ये लिखते हैं कि कंप्लेनेंट ने स्वयं को एज ए विटनेस पेश किया और 2 विटनेस और पेश किए और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को एग्जिबिट करना है। आगे बस समझ। तो जो पहला विटनेस होता है कोर्ट में जो आता है कंप्लेनेंट का, उसको हम बोलते हैं पीडब्ल्यू, ठीक, प्रोसिक्यूशन विटनेस या पिटिशनर विटनेस हो जाता है ना। और सामने वाला जो विटनेस पेश का उसको क्या बोलते हैं, डीडब्ल्यू, डिफेंस विटनेस, ठीक। और इसके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं उन पे क्या पड़ता है, एग्जिबिट P1, है ना। और इसकी सामने वाले की एग्जिबिट डॉक्यूमेंट्स पे। और अगर कोई चीज पेश की है तो आर्टिकल। इसकी तरफ से क्या डलता है, आर्टिकल। और इसकी तरफ से क्या डलता है, आर्टिकल E। आर्टिकल A1। अब मान लीजिए एक अक्यूज ने एक चीज पेश की, रेस्पोंडेंट ने, और दूसरे ने पेश किया तो, हाँ, ध्यान रखना यहाँ एग्जिबिट P भी नहीं होता, प्रोसिक्यूशन की ओर से केवल एग्जिबिट ही होता है। और यहाँ पर वही चीजें होती है, A1, A2 और A3। जैसे पहले रेस्पोंडेंट ने पेश किया है तो A1, 2, 3 हो गया। रेस्पोंडेंट नंबर 2 ने पेश किया है तो भाई यहाँ तो नहीं है, अपने वाले इस केस में तो नहीं है, लेकिन दूसरा हो तो वो भी हो जाता। आगे बात समझ। अब ये विटनेस होने के बाद में हम इस इशू को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। दोनों के बाद में क्या होता है, इशू डिसाइड होता है। इशू देखो, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में एक फर्क है। क्रिमिनल लॉ में जो भी चार्ज है उसको बियॉन्ड डाउट प्रूव करना होता है। जो भी चार्ज है प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि बियॉन्ड डाउट प्रूव करना। आपके जजमेंट में क्या आया था, क्या एक्विटल और एब्सोल्यूट एक्विटल, क्या फर्क था। बेटा देखो 2 चीजें होती है, ये
राजस्थान हाईकोर्ट का डिसीजन था, वो सॉरी राजस्थान का एक केस था और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, उसके ऊपर आया था यहाँ से। इसमें क्या था कि एक व्यक्ति की हेड कांस्टेबल की नौकरी लगी और उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा था और मर्डर के मामले में वो एक्विटल हो गया था दोस्तों। पुलिस डिपार्टमेंट में यही आपके पड़ोस में नौकरी मांगने आया, ठीक। तो पुलिस डिपार्टमेंट ने उसे नौकरी नहीं दी, मना कर दिया कि भाई आपके खिलाफ किसका मर्डर का चार्ज है, इसलिए आपको नौकरी नहीं दे। तो ये कहता है कि सर मेरे को नौकरी क्यों नहीं दोगे, मैं तो दोष मुक्त हुआ हूँ, क्या हुआ हूँ, एक्विटल हुआ हूँ, तो मेरे को तो नौकरी दो। तो यहां नहीं दिया, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो एक्विटल होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है बेनिफिट ऑफ डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब ये होता है कि आपने अपराध तो किया है लेकिन प्रोसिक्यूशन फेल हो गया, प्रोसिक्यूशन ने आपके अपराध को बियॉन्ड डाउट प्रूफ नहीं किया और डाउट के बेनिफिट के आधार पर आपको क्या किया गया, एक्विटल किया गया। और दूसरा होता है साक्ष्य के अभाव, लैक ऑफ एविडेंस, कि आपके खिलाफ कोई साक्ष्य ही नहीं था इसलिए आपको क्या किया गया है, एक्विटल किया गया। तो अब समझ में आ गया कि एक्विटल और एब्सोल्यूट एक्विटल में क्या अंतर होता है, कि अगर आपको एक्विटल कैसे किया गया है, केवल बेनिफिट ऑफ डाउट पे तो, और लैक ऑफ एविडेंस यानी साक्ष्य के अभाव में किया गया है तो, ठीक है। अब यहां पर भी क्या है कि हम इश्यू को डिसाइड करते हैं, क्रिमिनल में तो बेनिफिट ऑफ डाउट पे, यहां पर बियॉन्ड डाउट की जरूरत नहीं, कि दोनों के साक्ष्य को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और जिसका पलड़ा भारी होता है उसके पक्ष में हम डिसीजन देते हैं। आगे बात समझ, उसके पक्ष में हम क्या कर देते हैं, डिसीजन देते हैं, ठीक। फर्स्ट इशू हो गया, इशू डिसाइड हो गया, इशू के बाद में हम जजमेंट करते हैं, ठीक। जजमेंट में हम रिलीफ लिखते हैं, ठीक। अब रिलीफ के लिए सेक्शन 34 का पता होना जरूरी होता है। जब रिकवरी सूट में आप रिलीफ दे रहे हो तो आपको क्या पता होना चाहिए, सेक्शन 34 सीपीसी क्या कहता है, 34 इंटरेस्ट की बात, कितना इंटरेस्ट होता है, कितना परसेंट होता है। अब आप समझना, तीन चीजें, भाई मैंने आपको पैसे दिए एक एक 24 कब दी, 23 को मांग ली। फिर मैंने आपसे पैसे मांगे और आपने मना कर दिया और मैंने आपके खिलाफ 2/2/24 को केस फाइल किया, ठीक। मैंने क्या किया, 2/2/24 को आपके अगेंस्ट केस फाइल किया। उसके बाद में 3/3/26 को इस केस का डिसीजन है, ठीक। अब आप जो 6% बता रहे हो वो यहां से लेकर के जिस दिन पैसे वापस देने का ऑर्डर हुआ है तब तक का। इस दो पीरियड के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं, ड्यूरिंग ट्रायल और बिफोर।
देखो यहां पर कोर्ट जो चाहे दिलाए, नहीं भी दिलाए, वो कब मेरे से पूछ के थोड़ी दिया था। लेकिन जब भी जजमेंट करो, इस पीरियड का और इस पीरियड का ब्याज जरूर दिलाए, और दोनों का ही 6% दिलाए। आगे बात, ब्याज संचित करने से निर्णय की दिनांक तक का 6%, और निर्णय के पश्चात भगत तक भुगतान करने तक का क्या करे, 6% इंटरेस्ट के साथ में पैसा क्या किया जाए, लौटाया जाए। आगे बात समझ, उसका चाहे डिसीजन करो मत करो, है ना, है ना। और साथ में वाद का खर्चा दिलवाया जाए, तो देंगे कि नहीं देंगे। सूट का खर्चा कौन देगा, ये देगा, और कौन देगा। फिर उसके बाद में ये हो गया, खर्चा दिला दिया, ब्याज दिला दिया, पैसे दिला दिए। फिर कोर्ट क्या करता है, अपने सिग्नेचर करता है, ठीक। फिर जब आप निर्णय पढ़ते हो, देखो यहां इशू में उसका कारण आ जाता है, जो इशू डिसाइड होता है ना, उससे में आ जाता है ना। बस यहाँ तो ये लिखते हैं कि प्रतिवादी के विरुद्ध वादी के प्रतिवाद वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री क्या की जाए, तैयार की जाए। अब सिग्नेचर होने के बाद में निर्णय कैसे दिया जाता है, जजमेंट कैसे दिया जाता है, निर्णय की प्रोसेस क्या है भाई। या तो पहला तरीका कि ओपन कोर्ट में लिख करके दे, दूसरा तरीका ऑपरेटिव पार्ट सुना दे, बाकी पे साइन कर दे। आगे बात समझ में, तो सारा तो लिखता नहीं है कोर्ट में, तो क्या करता है कि मेरे द्वारा खुले कोर्ट में ये जजमेंट प्रोनाउंस किया गया और साइन किया गया। आगे बात समझ, जजमेंट में क्या होता है कि अगर उसने हाथ से लिखा है तो लास्ट पेज पे साइन होंगे, और अगर हाथ से नहीं लिखा तो प्रत्येक पेज पे साइन होंगे। तो जजमेंट कैसे दिया जाता है, ओपन कोर्ट में, खुले न्यायालय में प्रोनाउंस करके, और मेरे द्वारा क्या किया गया, सिग्नेचर करके, साइन करके, ठीक। तो ये हो गया आपका जजमेंट, है ना। अब जजमेंट के बाद में एक चीज ध्यान रखना, जजमेंट, देखो जजमेंट हो गया, उस जजमेंट की कॉपी से आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप एलएलबी कर ली, मार्कशीट से कोई पूछने वाला ही नहीं। आप जिस दिन इंटरव्यू देने जाओगे आपसे डिग्री मांगते हैं, डिग्री लेकर के। भाई जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, तब आप मार्कशीट दिखाते हो कि सर वो उधर रख, 4 डिग्रियां लेकर के आ जाओ। क्या 11वीं 12वीं का सर्टिफिकेट लेकर के आ जा, और बीए एलएलबी की डिग्री लेकर के इधर आ जा, बस ये 4 डॉक्यूमेंट्स लेकर के आ जा। मार्कशीट हमें देखनी ही नहीं है कि तुमने क्या नंबर लाई। तो आपके नंबरों का इतना ही महत्व है कि जिस दिन आरपीएससी में या हाई कोर्ट में इंटरव्यू देने जाओगे, उस दिन भी आपकी मार्कशीट कोई नहीं देखता है। वो कहता है कि इनको तो रखा, 4 चीजें उठा करके ले आओ बस मेरे सामने। तो ये जो जजमेंट हुआ है, इसका भी इफेक्ट नहीं होता। लास्ट में आपको एक लाइन जरूर लिखती हूँ कि जजमेंट के कंप्लायंस में डिक्री तैयार की गई। आगे बात समझ, और कुछ नहीं लिखना होता, डिक्री नहीं बनानी होती आपको। लेकिन आपको क्या लिखना होता है
कि जजमेंट के कंप्लायंस में निर्णय के अनुसरण में डिक्री तैयार की गई। आगे बात समझ। इस प्रकार से आपका सिविल का जजमेंट क्या होता है, तैयार होता है। कहने का मतलब सीपीसी का हर अंग आपके जजमेंट में आता है। क्रिमिनल पढ़ोगे तो पूरा क्रिमिनल लॉ आपके दिमाग में। और अब आप सबसे बड़ी चीज और कि आपको इसके लिए मैक्सिमम 15 मिनट मिलते हैं। कितनी मिलती है? 15 मिनट्स मिलते हैं। आ रही बात समझ में? कितनी देर मिलती है? 15 मिनट में। अगर 15 मिनट में कभी लिख पाओगे जब आपको, भाई पूरा जजमेंट नहीं लिखना है, पहले हम पूरा जजमेंट सीखे, फिर हम मेंस में किस प्रकार से लिखेंगे ये सीखे। क्योंकि पूरा जजमेंट लिखने में तो इतना टाइम लग जाएगा कि 2 घंटे तो जजमेंट लिखने में ही चले गए। इतनी वो आपको जगह भी नहीं देता है। लेकिन जजमेंट को शॉर्ट करेंगे कब? जब आपको पूरा जजमेंट के कंटेंट्स पता होंगे तब। इसलिए क्योंकि जजमेंट का मेन कंटेंट्स नहीं छूटना चाहिए, बाकी बातों को हम एडजस्ट करेंगे। अरे बात समझ में कि बाकी चीजों को हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। लेकिन मेन चीज क्या है कि जजमेंट हमें 15 मिनट में लिखना है। लेकिन 15 मिनट में लिखने से पहले आप किसी चीज का शॉर्ट कब करोगे, जब पूरा पता हो कि भाई ये चीज तो इस तरीके से लिखूंगा तो ये शॉर्ट में लिख देता हूं, ये मैंडेटरी चीज है, इसको मैं पूरा लिख देता हूं। जैसे क्रिमिनल का आप जजमेंट लिख रहे हो तो फाइनल आर्गुमेंट में भी वही आता है और वर्डिक्ट में भी वही आता है। अब आप उस फाइनल आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हो कि वो चीज वहां ना डालो। वहां आप सीधा ही लिख दे सकते हो कि प्रोसिक्यूशन ने ये कहा कि मेरा मामला बियॉन्ड डाउट प्रूफ है एज पर फाइल रिकॉर्ड, है ना। लेकिन अगर उसकी बात करें हम किसकी, वर्डिक्ट में हम नहीं कह सकते। वर्डिक्ट में तो हमें लिखना ही पड़ेगा कि हम इस चीज को दोषी मान रहे हैं। क्यों? कि कंप्लेनेंट की रिपोर्ट तो और इसको इस ओरल एविडेंस ने कोरोबरेट किया है, साथ में इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से कोरोबरेट हो रहा है, मेडिकल एविडेंस भी इस चीज को क्या कर रही है, कोरोबरेट कर रही है। तो ये चीज हम वर्डिक्ट में, यानी ये चीज आपको आर्गुमेंट में भी आ रही है और वर्डिक्ट में भी आ रही है, तो हम वहां से उस चीज को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कहां से? फाइनल आर्गुमेंट से। और उसको कहा, केवल एक जगह वर्डिक्ट में। अब आप ये कहो कि वर्डिक्ट में वहां पे डाल के फाइनल आर्गुमेंट में वर्डिक्ट से हटा दो तो फिर एग्जामिनर नंबर देगा ही नहीं। अब दो बातें थी, आपको लिखनी का है और छोड़नी का है। ये कब आएगा? जब पूरा जजमेंट लिखना आपको आ जाएगा। आगे बात सुनो। तो पहले हम थोड़ा सा क्रिमिनल का स्टार्ट करेंगे। क्रिमिनल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रोसीजर का बेसिक बताऊंगा। एफआईआर कैसे होती है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, डॉक्यूमेंट्स कैसे कलेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद में जब आपको कोर्ट की फाइल का ही पता नहीं है तो आप जजमेंट कहां से, है ना। तो पहले हम बेसिक को इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, है ना। तो एफआईआर कैसे होती है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, इन सारी चीजों को बेसिक ले लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कल से हम क्रिमिनल जजमेंट को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमें पता चल गया है कि हमें जजमेंट करना है तो हमारे को पूरी प्रोसीजर आना जरूरी है। आगे बात समझ में? आपको रिपीट में करा दूंगा, है ना, सारी चीज। ठीक है, बाकी कल में। सर हाँ बेटा। सर कल वाली जो जजमेंट की क्लास हुई थी सर, वो अपलोड नहीं हुई या हुई है तो मतलब वो शो नहीं हो रही है सर। अभी करवा देते हैं, है ना। ठीक है सर।